हेलो, मैं पल्लवी कारोलिया विकास कोचिंग क्लासेस से और आज आपका बिजनेस स्टडीज़ का जो सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का उसका थर्ड पार्ट है ये। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्यूल्स के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने दिया है कि ही वॉज बॉर्न in 1856 in USA. In 1878 he joined Mittal Steel Company as a mechanical engineer. Using his engineering background, Taylor set out scientific studies and techniques. He was primarily concerned about the efficiency of workers and optimum utilization of resources. Taylor's principles and techniques were based on observations he conducted in factories where methods of production lacked planning and working methods were haphazard. इन्होंने बोला है कि जिन भी इन्होंने जब फैक्ट्रीज में या कंपनीज में देखा कि वहाँ पे प्लानिंग नहीं हो रही है, प्रोडक्शन किस तरह से करना है, तो वहाँ पे वर्किंग मेथड भी अव्यवस्थित है कि कभी भी किसी भी तरह का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एफिशिएंसी नहीं आती है और जो रिसोर्सेज हैं उनका भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने यही सारे ऑब्जर्व करके जब उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स निकाले जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है। अभी देखिए सबसे पहले मैनेजमेंट जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उनको डिस्कस करें उसके पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में है आपका एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजर जहाँ पर भी मैनेजमेंट यूज कर रहा है उसको हर एक एलिमेंट में क्या है ना साइंटिफिक इंक्वायरी के साथ यूज करना है, उसको साइंटिफिक इंक्वायरी के साथ एप्लीकेबल करना है अपने मैनेजमेंट रूल्स को। ये आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है। ये कहता है कि अपने मैनेजर को अपने इंट्यूशन के ऊपर से नहीं कि उसको लग रहा है तो उसको ऐसा नहीं करना है, उसको पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं करना है, उसको साइंटिफिकली इंक्वायरी करके ही किसी भी चीज़ को मैनेज करना है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोडक्शन में चाहे वो टाइम हो चाहे वर्क हो कुछ भी मैनेज करना है तो उसको पूरी तरीके से स्टडी करके ही करना चाहिए। अब देखिए टेलर ने जो डेफिनेशन दी है उन्होंने बोला है साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। इसका मतलब है कि मैनेजर को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज या वर्कर से चाह क्या रहा है एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और फिर उसके बाद आपने उनको ऑब्जर्व भी करना है कि वो उसको बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और सबसे कम में कर रहे हैं या नहीं। इसका चीपेस्ट वे का मतलब है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम ऑल्सो एफिशिएंसी एंड अफेक्टिवली अगर वो वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो ये किसका है, ये भी आपको देखना है। ये टेलर की डेफिनेशन है। अभी जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये जो पोर्शन है इस चैप्टर का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपके शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप टेलर का आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं ये साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको, तो यहाँ पे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर की ये डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इसको एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग करें या कोई भी आंसर तो इसमें अगर आप अपनी डेफिनेशन ये लिख देंगे तो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा आपका आंसर भी, उसमें आपको अच्छे आंसर हो जाएगा आपका लिखने के लिए। अभी देखते हैं हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कितने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। तो यहाँ टेलर ने हम लोगों को 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। पहला दिया है इन्होंने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब है कि आप जो मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी कंपनी का तो उसको साइंटिफिकली इंक्वायरी के अकॉर्डिंग ही मैनेज करना है। उसको रूल ऑफ थंब का रूल नहीं यूज करना है। रूल ऑफ थंब मीन्स होता है डिक्टेटरशिप ऑफ द मैनेजर, मतलब कि मैनेजर अपनी इंट्यूशन से या उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है या उसको जो लग रहा है बस उसके अकॉर्डिंग वो काम करते चला जाए। वो कुछ भी स्टडी नहीं करे, साइंटिफिकली स्टडी नहीं करे, वो अपने ऊपर से लेके चला जाए कि नहीं मैं ऐसे 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 करके देखते हैं शायद इसका ये रिजल्ट हो जाए, तो नहीं। उन्होंने बोला है कि रूल ऑफ थंब नहीं चलना चाहिए साइंस, क्योंकि साइंटिफिक जो भी आपका होता है वो कॉज और इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ क्या कारण है उसका इफेक्ट क्या आएगा, साइंटिफिक इंक्वायरी इसके ऊपर रहती है। और जो रूल ऑफ थंब है वो पूरा डिक्टेटरशिप है कि मैनेजर को जो लग रहा है वो उस तरह से काम करते चला जाए। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि काम आपका खराब भी हो सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉस में भी जा सकता है। अभी सपोज करिए
कि किसी पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए टाइम आपको डिसाइड करना है, तो मैनेजर है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करके दे दे कि लास्ट टाइम तो इस काम को करने के लिए इतना टाइम लग गया था, तो इस टाइम भी यही लगेगा, और वो डिसाइड कर ले। अभी सपोज करिए कि लास्ट टाइम में कुछ कंडीशंस दूसरी हो सकती हैं, कुछ मशीनरी में प्रॉब्लम हो सकता है, वर्कर्स नहीं हो सकते हैं, या फिर एफिशिएंसी नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, शायद इस टाइम पे टेक्निक आपकी चेंज हो जाए, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि लास्ट टाइम इतना टाइम लगा था तो इस टाइम भी यही टाइम लगेगा। तो इन्होंने बोला है कि प्रॉपरली आप किसी भी मैनेजर को वर्क स्टडी करनी पड़ेगी कि काम को किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि टेलर कहते हैं कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही बेहतरीन तरीका होता है, और उसको आपको उसी तरीके से करना है। तो अगर आप वर्क स्टडी नहीं करते हैं, काम किस तरह से हो रहा है उसको अच्छे से नहीं समझते हैं, तो आप टाइम स्टडी भी नहीं करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, सिर्फ आप अजम्पशन में बोले जा रहे हैं कि नहीं इस टाइम में इस तैयार हो जाएगा, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेलर बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो वहाँ साइंटिफिकली आपको सारी इंक्वायरी करके ही, वर्क स्टडी एंड टाइम स्टडी करके ही सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। सेकेंड है, इन्होंने बोला है हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। अभी मोस्टली क्या होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप स्कूल ही ले लीजिए, आप कोई कंपनी ले लीजिए, आप मतलब इवन कहीं पर भी, इवन छोटा सा आप शॉप भी ले लेंगे ना, किराने की दुकान भी होगी ना, तो वहाँ पे जो वो काम कर रहे होंगे ना वर्कर, उनको लगेगा कि नहीं ये तो सारा दिन बैठे रहते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा काम करवाते रहते हैं, तो ये और हमको पैसे कम देते हैं। तो यहाँ पे टेलर बोलते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूशन में क्या हो जाता है कि दो तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं। एक वर्कर्स का ग्रुप होता है, एम्प्लॉयज़ का, जिसको लगता है कि हम ओवरबर्डन्ड है, हमारे पास बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं और हम अंडरपेड है, हमें काम के हिसाब से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और दूसरा होता है एक मैनेजमेंट ग्रुप। मैनेजमेंट को हमेशा लगता है कोई भी वर्कर इस काम को करने की बेहतरीन तरीके से कर ही नहीं रहा है, वर्कर्स बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, या वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह का जो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट बना है, उसको चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटल रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे दोनों ही ग्रुप्स में जो राइबल बने रहते हैं, राइबल की तरह नहीं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना चाहिए, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी लानी चाहिए, और दोनों को मिलकर एक साथ अपने एक एम को अचीव करना चाहिए। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक वर्कर का होता है कि उसको बहुत ज़्यादा अर्न करना होता है, वो मोस्टली जॉब किस लिए कर रहा है, वो अर्न करने के लिए कर रहा है, तो उसको रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँ। और सेकंड जो मैनेजमेंट रहेगा, जो ओनर रहेगा, उसको लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको बेनिफिट मिल जाए, हम प्रॉफिट में चले जाएं। तो टेलर कहते हैं कि ऐसे नहीं, एक एम्प्लॉय को ये सोचना चाहिए कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करे, क्योंकि जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तब जाके वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ेगी और उसको अर्न करने ज़्यादा मिलेगा। तो जब एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के बाद जो गेन ज़्यादा होगा, गेन से क्या होगा, लास्ट में जो बोनस निकल के आएगा, तो आपको उसी टाइम ये बोलते हैं, टेलर बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बोनस या बहुत ज़्यादा आप गेन कर रहे हो, तो उसका एक शेयर, एक जो पार्ट है वो आपको अपने वर्कर्स के साथ उसी टाइम पर शेयर कर लेना चाहिए, जिससे उनको क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा उनको, या फिर इनकरेजमेंट होगा कि नहीं हमको हमने अच्छा काम किया है तो हमें अच्छे तरीके से मिल रहा है, या जो बोनस हम लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्शन किया, ज़्यादा मेहनत करी है, तो उसका जो ज़्यादा बोनस मिला है कंपनी को, वो हमारे पास भी शेयर आया। तो इससे क्या हो जाएगा कि हारमनी रहेगी, और एक ही डायरेक्शन में अगर सारे काम करेंगे तो सभी के एम एक साथ अचीव हो जाएंगे। थर्ड है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि कॉपरेशन, एक दूसरे का सहयोग। दो ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। पहला था हमारा वर्कर्स का ग्रुप, सेकंड था मैनेजमेंट का ग्रुप। तो ये बोल रहे हैं कॉपरेशन के साथ दोनों को ही काम करना चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट है, कुछ रूल्स बना रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि प्रोडक्शन किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें किस तरह से काम होना है। जब वो अपने रूल्स बना रहे हैं तो वो अपने वर्कर्स से क्या कर सकते हैं, उनके सजेशंस ले सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो उसको ला सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उस जिसने सजेशन दिया है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको कुछ गिफ्ट या कुछ भी उनका बढ़ा सकते हैं, सैलरी वगैरह कुछ भी। तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आएगा आपके
वर्कर्स में। तो एक तो ये हो गया। दो तरह के ग्रुप होते हैं। पहला क्या है आपका, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्कर्स का हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा आपका मैनेजमेंट का ग्रुप हो जाएगा। तो जब आपका जो वर्कर्स का ग्रुप है, अगर आप मैनेजमेंट किसी टाइम पे सपोज करिए कि आपने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है कि हमें ये वर्क करना है, इस तरह की हमें ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हम ये प्रोडक्शन इतना अचीव करेंगे, या हम प्रोडक्शन का इतने परसेंट इस टाइम पे अचीव करेंगे। तो एक जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो उस प्लानिंग में आप क्या कर सकते हो, अपने वर्कर्स के सजेशंस को शामिल कर सकते हो, एक मीटिंग कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं या किस तरह से हम काम कर सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली काम तो जो लास्ट का है वो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को ही करना है। अगर उनके सजेशन शामिल होंगे या वो जिस मेथड से करना चाह रहे होंगे, अगर आप उसको थोड़ा सा उसमें शामिल कर लेंगे अपने प्लानिंग में, तो क्या हो जाएगा ना, वर्कर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जब उनके तरीके से वो काम हो रहा होगा तो वो क्या करेंगे, पूरे मन से उस काम को करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे सारे एम्प्लॉयज। तो पहली बात यहाँ से होती है। दूसरी क्या निकल के आती है कि जब मैनेजमेंट आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है या आपके सजेशंस ले रहा है, वो एक हो गया। अगर दूसरा आपको वर्कर्स को नहीं समझ आ रहा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, या उनको लग रहा है कि उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, या उनको अंडर पेड किया जा रहा है या ओवर बर्डन है, तो उनको अगर उस चीज़ को अपोज करना है तो उनको सीधा स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए या फिर सीधे काम बंद नहीं कर देना चाहिए। उन्हें ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ। जैसे कि जापानीज कंपनी का एक एग्जाम्पल है कि जापान में क्या होता है कि जब भी उनके वर्कर्स को मैनेजमेंट का उनको काम पसंद नहीं आता या उनको स्ट्राइक या अपोज करना होता है, तो वो लोग अपने जो टाई होती है उसमें ब्लैक रिबन बांध देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जिससे क्या होता है, मैनेजमेंट को समझ आ जाता है कि जो भी एम्प्लॉयज जो भी वर्कर्स हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है इस तरह से काम करना। तो वहाँ पे एक ओपन कम्युनिकेशन होता है, बात होती है ना। तो वहाँ पे कंपनी का काम रुक रहा है, ना ही एम्प्लॉयज का किसी तरह से लॉस हो रहा है, काम चल रहा है। लेकिन इस तरह से बात करने से सॉल्व हो जाता है और ना ही टाइम वेस्ट होता है, ना ही कोई एनर्जी आपकी वेस्ट होती है। तो कोऑपरेशन होनी चाहिए जितने भी एम्प्लॉयज हैं एक कंपनी के अंदर, उन सब पे। फोर्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अभी एक ये टेलर बोलते हैं कि जब भी आप अपनी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्कर्स को ला रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है ना, उनका इंटरेस्ट पूछिए, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको जॉब दीजिएगा, असाइन कीजिएगा। ये नहीं कि आपने कर लिया असाइन, अब उनके पास वो नॉलेज ही नहीं है। तो अगर आप किसी को अपनी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय लेकर आते हैं तो उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब दीजिएगा जो उसका इंटरेस्ट है। अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो उस वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करेगा, अपने बेस्ट देने की कोशिश करेगा। फिर टेलर बोलते हैं कि देखिए टेक्निक्स बदलती रहती हैं, चीज़ें कुछ नई प्रिंसिपल्स आ गए हैं, तो टाइम टाइम पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो हर एक पीरियड के बाद एक आपको ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको वर्क देना है। यानी कि इनका सीधा सा है कि जब भी आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं किसी को भी, तो उसमें देख लीजिएगा कि उनका इंटरेस्ट आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग काम करने में है या नहीं। सपोज दैट उनका इंटरेस्ट ही नहीं है वो काम करने में और सिर्फ वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने उनको अपॉइंटमेंट दे दिया, तो वो बिना मन से, पूरे मन से तो काम को कर नहीं पाएंगे। तो टेलर बोलते हैं कि जब आप अपॉइंट कर रहे हैं किसी को, उसी टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा कि हमारे वर्कर्स जिनको हम अपॉइंट कर रहे हैं वो एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन क्या है, वो किस लेवल तक वर्क कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों को आपको देखकर ही उनको अपॉइंट करना है। और जब आप एक बार उनको अपॉइंट कर लें तो फिर उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको उनको बार बार ही, मतलब एक पीरियड पे आपको उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि इस तरह से काम करने की ज़रूरत है। तो ये आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। देखिए टेलर की जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ हैं इन्होंने बताई हैं कि किस तरह से आप वर्कर से काम करा सकते हैं। इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, तो कुछ 8 हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी उनको। थैंक यू।